हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास NCERT बुक के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का हेडिंग है हमारे पास मैटर इन आर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। हमारा चैप्टर जो है उसका हेडिंग हमारा हो गया मैटर इन आर सराउंडिंग। मैटर इन आर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस अवेलेबल है वो मैटर है और वो मैटर क्या है हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये जो चैप्टर का हेडिंग है हमारे पास में मैटर इन आर सराउंडिंग, इसमें हमारे पास में दो वर्ड हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। पहला हमारे पास आ जाता है मैटर, मैटर क्या चीज़ होती है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है सराउंडिंग के सराउंडिंग क्या है। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट, इस वक्त आप जहां पर बैठे हो वहां पर आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जहां तक मैं अज्यूम कर पा रहा हूं आप टेबल चेयर पर बैठे हो, नोटबुक है, पेन है, आपके पास में वाटर बॉटल भी होगी, कमरे में फ़ैन भी ऑन होगा, विंडो भी हो सकती है एयर ब्लो के लिए। जितनी भी चीज़ें आप अपनी सराउंडिंग में इस वक्त देख पा रहे हो, जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, ये आपकी सराउंडिंग बना रही हैं। इसे हिंदी में कह देते हैं परिवेश। ओके, आपके कॉन्टैक्ट में, आपके आजू बाजू के सिनेरियो में जो भी चीज़ अवेलेबल है, दे ऑल आर योर सराउंडिंग। अब हम बात कर रहे हैं हमारी सराउंडिंग, हमारे परिवेश में जो सब्सटेंस अवेलेबल है क्या वो मैटर हैं। अगर वो मैटर हैं तो उन मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है। तो इस चैप्टर तक आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। ओके, चैप्टर सराउंडिंग में जो मैटर अवेलेबल है उस तक पहुंचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मैटर। स्टूडेंट्स, एक नई टर्म आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस होने वाली है एंड आई होप यू विल एंजॉय। व्हाट इज मैटर? चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन? सो डेफिनेशन ऑफ मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and have mass। आपकी सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस अवेलेबल है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और मास कैरी करता है, उसे ही हम मैटर कह देते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर, वही मैटर है। ओके, समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट, आपके पाम को हमने स्प्रेड किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पाम को स्प्रेड कर रहा हूँ। क्या अभी मुझे कोई वेट महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस डस्टर को मेरी हथेली के ऊपर इस तरह से रख दूंगा तो अब मेरे पाम को ये सेंस हो रहा है कि उस पर कोई वेट रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो डस्टर है इसके अंदर वेट है। ठीक है, ओके। अगर मैंने इस डस्टर को यहाँ रख दिया है स्टूडेंट, तो आप इस यूनिवर्स में अज्यूम कीजिए कि ये जो 3x3 का ब्लॉक बन रहा है, ये जो 3x3 का ब्लॉक बन रहा है, ये जो ब्लॉक बन रहा है डस्टर का, 3D में जो ब्लॉक बन रहा है, जितना स्पेस इस वक्त इस डस्टर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस स्पेस में कोई और दूसरा मटेरियल नहीं आ सकता। वहां पर सिर्फ डस्टर के पार्टिकल ही होंगे, वहां पर सिर्फ डस्टर ही होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इस डस्टर ने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है, हो हाँ या नहीं? इस डस्टर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसके साथ साथ इसका मास भी है। यही मास जो है ये हमें वेट के रूप में एक्सपीरियंस हो रहा है। वी आर एक्सपीरियंसिंग मास इन टर्म्स ऑफ वेट। जो मैंने ब्लैंक हथेली पर डस्टर रखा और मुझे जो वेट महसूस हुआ है वो इस डस्टर के मास की वजह से ही हुआ है। बात समझ में आ रही है? सो ये जो डस्टर है ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में किसका? मैटर का। समझ में आ गई बात? ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका मास भी होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बुक रखी हुई है। आप
अपनी हथेली को इस तरह से करके देखेंगे। अगर मैंने बुक इस हथेली के ऊपर रख दी है, जब बुक हथेली पे नहीं थी तो कोई वेट एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, जैसे ही बुक हम इसके ऊपर रख देंगे कुछ ना कुछ वेट मेरे हथेली को एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि बुक के अंदर वेट था। बुक के अंदर वेट क्यों था? क्योंकि बुक के अंदर मास है। ओके, तो बुक भी जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी सामने आपकी टेबल है और टेबल पे ये आपकी बुक जो है वो रखी हुई है। स्टूडेंट, अगर मैं पूरे यूनिवर्स में बात करूं, इस 3D बुक के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी पार्टिकल है, वो एक पर्टिकुलर स्पेस वॉल्यूम में रिवॉल्व कर रहे हैं या स्प्रेड है। इस वॉल्यूम में कोई दूसरा मटेरियल इस वक्त नहीं आ सकता, वो उस बुक के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं ये जो बुक है ये भी अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये स्पेस तो ऑक्यूपाई कर ही रही है, प्लस इसके अंदर वेट भी है। और वेट क्यों है? क्योंकि बुक के अंदर मास अवेलेबल है। ओके, तो हमारे पास मैटर क्या हो गया? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर, वही मैटर हो जाता है। ओके, मैंने अभी आपको समझाया जो मैटर है उसका मास हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसके वेट की टर्म में। मैटर का जो भी वेट होगा वो उसके मास की वजह से है, और जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो स्पेस हमारे पास में उस सब्सटेंस का वॉल्यूम कहलाता है। जो 3D स्पेस या 2D स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो हमारे पास में उस मैटर का वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ पर मैटर की एक और कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैटर ऑल्सो ऑफर रेजिस्टेंस। मैटर जो होता है वो रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। इट ऑफर रेजिस्टेंस टू चेंज इन देयर पोजीशन। जो भी मैटर होगा वो अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज भी करेगा। अब ये क्या बात हो गई? चलो इस बात को भी हम समझते हैं। देखो, ये हमारे पास में टेबल रखी हुई है। टेबल पे ये रही हमारी बुक जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ करके रख दी है। ये रही हमारी बुक जो टेबल पे रखी हुई है। इट्स अ बुक। केमिस्ट्री की ले लो, फिजिक्स की ले लो, कोई नॉवल ले लो, बट ये बुक है। अब देखो, क्या ये बुक अपने आप से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये अपनी रेस्ट पोजीशन में बनी रहना चाहती है। अगर आप इसकी पोजीशन को बदलना चाहते हो तो हमने हमारे हाथ से इसको पुश करने की कोशिश करी। ये पोजीशन कब चेंज करेगा? जब हमारे हाथ से हम इसे एक तरफ धकेल रहे होंगे, हम इसे धक्का दे रहे होंगे। मतलब अल्टीमेटली हमने फोर्स लगाया। हमने फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि ये बुक जो है वो स्टेशनरी रहना चाहती थी। स्टेशनरी क्यों रहना चाहती थी? क्योंकि वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करना चाहती। पोजीशन में चेंज नहीं करना चाह रही, इसीलिए वो एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। जितना प्रेशर, जितना फोर्स मैंने इस बुक पर लगाया है इसको डिसलोकेट करने के लिए, उतनी ही कोशिश इस बुक ने की है ताकि इस बुक की पोजीशन चेंज ना हो। लेकिन अगर मैं और ज़्यादा लगा दूंगा प्रेशर या फोर्स ताकि ये बुक अपनी पोजीशन पे ना रह सके, देन डेफिनेटली इट विल बी डिसलोकेटेड। इज दिस क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू चेंज इन देयर पोजीशन इज नोन एज मैटर। क्लियर? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि हमने देखा, क्या बुक एक मैटर है? बिल्कुल है। क्या पेन एक मैटर है? बिल्कुल है। हम जो भी फूड पार्टिकल खा रहे हैं क्या वो भी मैटर है? बिल्कुल मैटर है, क्योंकि उसको चबाने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि फूड अपने आप से तो डाइजेस्ट हो नहीं रहा है। चलिए, या फिर हम बात कर रहे हैं आपके पास में जो बॉल है, फुटबॉल की बात कर लो, बास्केटबॉल की बात कर लो, टेनिस बॉल की बात कर लो, दे ऑल आर ऑल्सो मेटल। सो दे आर ऑल्सो मैटर।
हम बात कर रहे हैं टेबल के बारे में, हम बात कर रहे हैं फैन के बारे में, हम बात कर रहे हैं एयर के बारे में, हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में। दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मैटर के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? आप बात करें बुक, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, इट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस फर्स्ट। पेन सेम कैरेक्टरिस्टिक, फूड सेम कैरेक्टरिस्टिक, बॉल भी अगर ग्राउंड में है, ये फुटबॉल ग्राउंड है और ये रही आपकी फुटबॉल, स्टूडेंट ये अपनी पोजीशन तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक कोई प्लेयर इसे किक नहीं कर देता। प्लेयर ने किक किया तब इसने पोजीशन को चेंज किया। क्यों? क्योंकि ये भी अपनी पोजीशन में बना रहना चाहता है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। क्या फुटबॉल का कोई वॉल्यूम है? बिल्कुल है। ये 3D स्ट्रक्चर के अंदर कोई वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या इसमें कोई वेट है? बिल्कुल है। एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी हैंड पे फुटबॉल रख के देखो, बहुत हैवी महसूस होता है, हमें वेट होता है इसका। तो फुटबॉल में भी वेट है, वॉल्यूम है और ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मैटर है। ओके, टेबल बिल्कुल, फैन बिल्कुल, टेबल फैन यस, टेबल फैन भी हमारा मैटर है। एयर, स्टूडेंट क्या सच में एयर एक मैटर है? हमारे पास सवाल उठता है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया एयर का। अब हम बात करें कि सर एयर एक मैटर कैसे हुआ? एयर एक मैटर है, ये कैसे हुआ? तो हम इस बात को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट एक बात मुझे बताओ, देखो क्या एयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? हम कैसे प्रूफ दे रहे हैं? हमारे पास में कोई कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, अगर इस कंटेनर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर डेफिनेटली एयर ज़रूर होगी। अगर कुछ नहीं है तो एयर ज़रूर होगी। तो अब इसका मतलब कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम है, होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम है इज ऑक्यूपाइड बाय एयर। कंटेनर का पूरा वॉल्यूम एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम ये कह सकते हैं यस, एयर जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो वॉल्यूम कैरी करता है। तो पहली बात समझ में आ गई कि यस, एयर जो है हमारा वॉल्यूम रखता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई। चलो स्टूडेंट, अब ये बात आती है, क्या एयर में वेट होता है? एयर में कोई वेट या मास होता है? कैसे पता चलेगा हमें? एक एक्टिविटी करके देखें। देखो एक्टिविटी क्या है, एक हमारे पास में डीफ्लेटेड बलून है, एक हमारे पास में डीफ्लेटेड बलून है जो हमारा ये रहा, और एक हमारे पास में इनफ्लेटेड बलून है जो ये रहा। स्टूडेंट दोनों में फ़र्क क्या है? इस बलून में एयर नहीं है जबकि इस बलून में एयर अवेलेबल है। अगर मैं इन दोनों ही बलून का वेट करता हूँ, अगर मैं दोनों ही बलून का वेट करूँगा, उनका वेट मेज़र करने की कोशिश करूँगा, तो इसका वेट नेग्लिजिबल आएगा, इतना कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एयर ऐड करते ही इसके वेट में कुछ इंक्रीज हो जाएगा। देखो रहेगा नेग्लिजिबल ही, ठीक है, लेकिन जो पहले नेग्लिजिबल था डीफ्लेटेड कंडीशन में, इनफ्लेटेड कंडीशन में उसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। एक बलून आपके हाथ में है, डीफ्लेटेड है, कोई वेट महसूस नहीं होगा। इनफ्लेटेड करो, उसमें एयर फिल करो, जैसे ही बलून को हाथ में रखोगे कुछ वेट आपको एक्सपीरियंस होगा। ये वेट क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर अब एयर आ गई है। अगर एयर ट्रैप हो गई है तो हमें ये पता चल गया कि एयर के अंदर मास भी होता है, एयर के अंदर मास भी होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपसे बात की जाए कि एयर क्या ऑफर करता है रेजिस्टेंस को, उसकी चेंज में पोजीशन का, इस बारे में कोई एविडेंस है हमारे पास कि एयर जो है वो अपनी पोजीशन में चेंज का रेजिस्टेंस करता है? तो हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास गार्डन, बहुत ग्रीनरी यहाँ पर अवेलेबल है, और शाम को आप लोग गार्डन में घूमने के लिए गए। जब एयर की स्पीड स्लो होगी,
जब हमारे पास में विंड की स्पीड स्लो है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत प्लीजेंट वेदर हम कहते हैं। इस कंडीशन पे भले ही एयर के पार्टिकल आपकी बॉडी पर स्ट्राइक कर रहे होंगे, लेकिन जो इनका फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। बात समझ में आ रही है? जब एयर विंड की फॉर्म में बहुत स्लो स्पीड से चल रही है और आपकी बॉडी पर स्ट्राइक हो रही है, तब आपकी बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, और जो लग रहा है वो भी नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर विंड की स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, अगर विंड की स्पीड हाई हो जाएगी तो स्टूडेंट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस है कि आपकी बॉडी के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लग जाएगा। अगर आप ऐसे खड़े थे तो आपकी बॉडी थोड़ी सी बेंट होने लग जाएगी। ठीक है, अब ये आपकी बॉडी पीछे की तरफ बेंट क्यों हो रही है? क्योंकि जो एयर है वो एयर आपकी बॉडी पर एक फोर्स लगा रही है, और जो फोर्स वो लगा रही है हम फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जानते हो या नहीं जानते? देखो, अगर एयर ने फोर्स लगाया है और वो किसी स्पीड से एक्सेलरेट हो रही थी, अगर मास नहीं होता तो फोर्स कभी नहीं लगता। अगर मास 0 होता तो फोर्स कभी नहीं लगता। अगर उसमें एक्सेलरेशन है और उसमें कोई मास है, तभी वो आपकी बॉडी पर कोई फोर्स लगा पाई है। बात समझ में आई? तो हमें ये बात समझ में आ गया कि यस, एयर जो है उसके पार्टिकल का मास भी है। दूसरा एविडेंस हो गया, यहाँ से तो हमने सीखा ही है कि एयर पार्टिकल का मास होता है, यहाँ से भी हमें पता चल गया। और दूसरा हमें ये पता चला कि हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, ये भी तो एक मैटर ही है। बिल्कुल, ये भी एक मैटर है, तो इसका भी वॉल्यूम होता है, इसका भी मास होता है, और ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। देखो स्टूडेंट, इस कंडीशन में क्या हुआ? दो मैटर हैं, एक है एयर। एयर ने आप पे फोर्स लगाया, बॉडी को टिल्ट कर दिया। आपकी बॉडी भी मैटर है, बॉडी फिर से इनिशियल कंडीशन में आ गई। क्यों? क्योंकि वो भी एक मैटर है। दोनों ही मैटर है और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। एयर आपकी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, आपकी बॉडी एयर पे फोर्स लगा रही है, और दोनों तीनों कैरेक्टरिस्टिक, वॉल्यूम, मास और रेजिस्टेंस दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो यस, हम कह सकते हैं एयर जो है ये ऑफर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को भी ऑफर करता है टू चेंज इन देयर पोजिशन। तो इन तीनों प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि यस, हमारा जो एयर है वो एक मैटर है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई बात? स्टूडेंट, ये सेम एक्सप्लेनेशन है आपके पास वाटर के रिगार्डिंग। देखो, वाटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जिस कंटेनर में आप रखते हो उस कंटेनर का शेप तो ले ही लेता है, उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। क्या वाटर का मास होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं बात पूछूं, क्या एविडेंस है कि वाटर ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर करता है? क्या कोई एविडेंस है? बिल्कुल है। स्टूडेंट, अगर आप कोई पर्सन स्विम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास स्विमिंग पूल और ये रहा कोई पर्सन जो स्विम कर रहा है, वो क्या करेगा? ये वाटर उसको आगे नहीं जाने देना चाहता, ये वाटर उसको आगे नहीं जाने देना चाहता। ये पर्सन अपने दोनों हाथों से वाटर को पीछे धकेल रहा होगा, हाथों से और पैरों से वाटर को पीछे धकेलेगा। तो आई थिंक न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट ये आगे की तरफ जाएगा। बट द थिंग इज, बॉडी ने वाटर का अपोज किया, अब वाटर ने ह्यूमन बॉडी का अपोज किया, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वही जीतेगा और ह्यूमन बॉडी आगे मूव करने लग जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि वाटर वॉल्यूम भी रखता है, मास भी है और रेजिस्टेंस भी ऑफर कर रहा है। बात समझ में आ गई? ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे के सारे मैटर के ही एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? अच्छा, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो मैं आपसे बात करता हूँ एक और एग्जाम्पल के बारे में। स्टूडेंट, जैसे कि क्या मैं साउंड को एक मैटर कह सकता हूँ? सवाल ये है कि क्या साउंड एक मैटर हो सकता है? स्टूडेंट देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ कहा है, तो ये जो वॉल्यूम है ये एक पर्टिकुलर एरिया तक सुनाई देगी।
एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक हमें सुनाई देगी। इसका मतलब ये जो स्फेरिकल एरिया बना है ये वॉल्यूम हो गया किसके लिए? साउंड के लिए। जो मैंने कहा उस वॉल्यूम के लिए ये एक पर्टिकुलर एरिया वॉल्यूम बन गया है। बट क्या जो साउंड है उसमें मास होता है? स्टूडेंट, साउंड के अंदर वॉल्यूम है। क्या साउंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? यस। क्या साउंड के अंदर मास है? नहीं, साउंड के अंदर मास नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो स्टूडेंट अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे ही नहीं कि वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा। वॉल्यूम है, मास नहीं है, हमें वहीं पता चल गया कि साउंड एक मैटर नहीं है। बात समझ में आई? साउंड एक मैटर नहीं है। चलो, अगर मैं आपसे बात कर देता हूं लाइट के बारे में। आपके कमरे में इस वक्त ट्यूबलाइट, एलईडी, सीएफएल, वॉटेवर जो लाइट सोर्स है वो होगा, सनलाइट ही मान लीजिए। तो अगर मैं बात करूं कि क्या लाइट जो होती है वो भी हमारा एक मैटर ही है? स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा पूरा कमरा है और यहाँ पर लाइट का सोर्स अवेलेबल है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो जैसे ही कमरे में अंधेरा है मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही बल्ब ग्लो करने लगेगा पूरे कमरे में इस बल्ब की लाइट फैल जाएगी। हाँ या नहीं? पूरे कमरे में इस बल्ब की लाइट फैल गई है। इसका मतलब लाइट जो है वो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। लेकिन स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, जब आपने लाइट को ब्लो किया तब इसके पार्टिकल अगर आपकी बॉडी पर आकर के स्ट्राइक हो रहे थे तो क्या वो कोई फोर्स लगा रहे थे? क्या वो कोई फोर्स लगा रहे थे? नहीं। लेकिन देखो, लाइट का पार्टिकल लाइट सोर्स से चल करके आपकी बॉडी तक तो आया, मतलब कि एक्सेलरेशन तो था। देखो, मतलब कि एक्सेलरेशन तो था। हम ये जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। अब लाइट का पार्टिकल इस पॉइंट से चल करके आपकी बॉडी तक आया तो मतलब एक्सेलरेशन तो था, लेकिन मास नहीं था। अगर मास नहीं है या हम ये कहें कि मास जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो गई, अल्टीमेटली फोर्स हमारा जीरो हो गया। इसी वजह से जब कमरे में लाइट आप ऑन करते हो तो आपकी बॉडी को कोई कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि लाइट के अंदर कोई मास नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि लाइट भी हमारा कोई मैटर नहीं है। बात समझ में आ गई? बहुत सारे एग्जाम्पल मैटर के हैं, लेकिन हम इस तरह से देख सकते हैं कि क्या क्या मैटर नहीं है। दे आर नॉन मैटर। अब जैसे कि साउंड है, लाइट है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। दे ऑल आर नोन एज नॉन मैटर। ये हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं बट ये मैटर नहीं है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? इसके अलावा जैसे कि हम बात करें फीलिंग्स की, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको खुशी महसूस हो रही है, ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये जितनी भी तरह की फीलिंग है जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी एक्सपीरियंस करती है, ये भी मैटर नहीं होते। तो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया कि मैटर क्या होते हैं, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और नॉन मैटर क्या होते हैं और उनको हम मैटर से कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? तो इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल।
जितने भी मैटर आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो वो सारे के सारे मैटर जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। सेकंड फिजिकल नेचर क्या हो जाएगा इसके पास में, हमारे पास में जो हमारे पास मैटर का पार्टिकल है उसके बारे में, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो भी पार्टिकल हैं मैटर के, वो पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं, वो रेस्ट में नहीं होते। अगर सॉलिड भी है तो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन मोशन करते रहेंगे, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और थर्ड हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, पार्टिकल ऑफ मैटर आर, या तो ये एटम हो सकते हैं या फिर ये आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आइदर दे आर एटम्स और मॉलिक्यूल, द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास में जो मैटर है उसकी 3 फिजिकल नेचर हो गई है। समझ में आ रही है बात आपको ये स्टूडेंट? चलिए, क्या हम वन बाय वन इन सब के बारे में बात कर लें? तो सबसे पहला हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या एविडेंस है जिसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। क्या कोई ऐसा एविडेंस है जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल? तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्टिविटी के बिहाफ पर ये समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, हमने लिया है 1 ग्लास वाटर, आपने 1 ग्लास पानी ले लिया, मान लीजिए 1 ग्लास वाटर। ठीक है, हमारे पास ये रहा कंटेनर और इस कंटेनर में थोड़ा सा लार्ज कंटेनर हमने लिया है और इसके अंदर 1 ग्लास पानी आपने ले लिया, ये रहा हमारा इस कंटेनर में 1 ग्लास पानी। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून शुगर। देखो, अगर टीस्पून शुगर मतलब शुगर हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं तो शुगर के क्रिस्टल आप लोगों को कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ये है विदाउट वाटर एडेड शुगर। अब जैसे ही इस शुगर को, जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में है, मैं इस पानी के अंदर ऐड कर दूंगा तो हमारे पास में इनिशियली तो शुगर के क्रिस्टल मुझे दिखाई देंगे, ये रहे शुगर के क्रिस्टल। लेकिन अगर मैंने स्पून की हेल्प से या फिर एक मेटल रॉड या फिर एक ग्लास रॉड की हेल्प से मैंने इसको स्टीयर कर दिया है, दिस इज बिफोर स्टीयरिंग। दिस इज बिफोर स्टीयरिंग। स्टीयर करने से पहले कंटेनर के बॉटम में मुझे शुगर के क्रिस्टल दिखाई देंगे, लेकिन जब स्टीयरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास ये रहा कंटेनर, सेम कंटेनर है स्टूडेंट्स, कंटेनर चेंज नहीं किया है हमने। ये रहा हमारे पास वाटर और हमारे को अब शुगर के क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिस इज आफ्टर स्टीयरिंग, दिस इज बिफोर स्टीयरिंग, दिस इज आफ्टर स्टीयरिंग। बिफोर स्टीयरिंग आपको शुगर के क्रिस्टल पानी में दिख रहे थे, आफ्टर स्टीयरिंग आपको पानी के अंदर शुगर क्रिस्टल नहीं दिख रहे हैं। तो सवाल ये है, शुगर क्रिस्टल कहाँ गए? कहाँ गए शुगर क्रिस्टल? देखो, पहले जो शुगर का एक क्रिस्टल थे, ये जो शुगर के क्रिस्टल थे, पानी में ऐड करते ही वो अपने पार्टिकल साइज तक, जो मॉलिक्यूलर साइज तक था, वहाँ तक डिकम्पोज हो गए हैं। दिस इज बिफोर स्टीयरिंग कंडीशन एंड दिस इज आफ्टर स्टीयरिंग कंडीशन। जो शुगर का बड़ा लंप था वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिकम्पोज हुआ और यही पार्टिकल जो वाटर पार्टिकल है उनके बीच में जाकर के अपनी स्पेस ले लेता है। तो ये हमारे पास एविडेंस है कि जो मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। बात समझ में आई? एवरी मैटर, जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखे थे वो सारे के सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। क्लियर? चलिए, तो पहली जो फिजिकल नेचर है वो हम लोगों ने देख लिया मैटर का। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड फिजिकल नेचर क्या था?
सेकंड फिजिकल नेचर था हमारे पास में पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमने ये कहा था कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। क्या हमारे पास इसका भी कोई एविडेंस है? यस। देखो, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, हमारे पास मतलब हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने एट द सन 1827 इन्होंने इन द सन 1827 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने पोलन ग्रेन लिए ऑन वाटर सरफेस। कोई कंटेनर लिया। देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने अपने एक्टिविटी में किया था, एक कंटेनर लिया, ये रहा हमारा कंटेनर, इसके अंदर इन्होंने वाटर फिल किया, ये रहा हमारा वाटर। इस वाटर के सरफेस पर इन्होंने सरफेस को इस तरह से हाईलाइट किया, और वाटर के अंदर इन्होंने ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, पोलन ग्रेन ऐड कर दिए। स्टूडेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग आपको पता है पोलन ग्रेन क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो भी हमारे फ्लावर हैं, ओके लेट मी रीड्रॉ अगेन, जो भी हमारे फ्लावर हैं उनके सेंटर में यहाँ पर जो एक बार्क जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर कुछ येलो कलर के पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन। इन पोलन ग्रेन को पिक करके वाटर के ऊपर उन्होंने क्रश करके डाल दिया, तो इन्होंने क्या देखा कि जितने भी पोलन ग्रेन है वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट हो रहे हैं, वाटर की सरफेस पर फ्लोट हो रहे हैं, क्योंकि येलो कलर के पार्टिकल हैं, नेकेड आई से तो दिखेंगे सही, लेकिन क्रश करने पर साइज छोटा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक लिया माइक्रोस्कोप, ये क्या है हमारा माइक्रोस्कोप। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से, देखो वाटर की सरफेस ऐसे है, इन्होंने ऊपर से माइक्रोस्कोप लगाया, और माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने वाटर पार्टिकल की वाटर सरफेस पर पोलन ग्रेन के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। तो अगर मैं जो पहले देखो, अब जो मेरे पास में वाटर की सरफेस ऐसा है, अगर मैं उसको क्रॉस सेक्शनल करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये रहा वाटर का सरफेस। समझ में आ रही है बात आपको? और उन्होंने किसी एक पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। किन्होंने? रॉबर्ट ब्राउन ने। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से किसी एक पोलन ग्रेन के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि ये एक इररेगुलर पाथ में मूव करता चला जा रहा है, ये इररेगुलर और जिगजैग पाथ में मोशन करता चला जा रहा है। तो ये जो इररेगुलर और जिगजैग मूवमेंट है पार्टिकल का, इसे ही कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। इसे ही क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। कोई भी मैटर का पार्टिकल है, अगर वो जिगजैग और इररेगुलर मूव, एक्चुअली इट्स नॉट मूवमेंट, लेट मी रीराइट इट अगेन, इररेगुलर और जिगजैग मूवमेंट, इसे ही कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। जिन साइंटिस्ट ने इन्हें इसे ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, हमने उन्हें ही इस मोशन का नाम दिया है, तो नाम बन जाता है हमारे पास ब्राउनियन मोशन। स्टूडेंट, ब्राउनियन मोशन का पोलन ग्रेन को लेकर के किया हुआ एविडेंस ये इस बात को प्रूव करता है, यस, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। क्लियर है बात? और ये पार्टिकल जो है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। हालांकि ये जो कंसर्न है ये केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसे हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। लेकिन जो दो फिजिकल नेचर हैं, पार्टिकल होना और पार्टिकल का मूवमेंट होना, वो हमने आज की क्लास में पढ़ा स्टूडेंट। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।